आप सभी को नमस्कार छात्रों। बीए बीएड बीएससी बीएड लर्नर एंड कॉग्निटिव के अंतर्गत हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे थे। शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, भूमिका, साथ ही साथ मनोविज्ञान की भूमिका, अर्थ और परिभाषाएं और इनका विश्लेषण जो है हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज हम उससे आगे अब पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे उसके विषय क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर मैं पिछली कक्षा में शिक्षा का अर्थ तो बताया था, पाश्चात्य विद्वानों अर्थात वेस्टर्न के हिसाब से तो मैंने बता दिया था, परंतु भारतीय के हिसाब से मैंने शिक्षा का अर्थ नहीं बता पाया था। शिक्षा का अर्थ व उत्पत्ति। भारतीय मत है ना, भारतीय मत के अनुसार क्या है, आपने देखा होगा कि भारतीय मत के अनुसार जो है शिक्षा का बहुत ही गूढ़ार्थ निकलता है। यदि हम संस्कृत शिक्षा साहित्य की में पढ़ते हैं तो उत्पत्ति के अंतर्गत शिक्षा शब्द की उत्पत्ति, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष शब्द से हुई है। शिक्ष जो है धातु है, शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है विद्या प्राप्त करना, है ना, या ज्ञानार्जन प्राप्त करना। उस समय ज्ञानार्जन प्राप्त किया जाता, ज्ञानार्जन प्राप्त करना। शिक्षा में अध्यापक छात्र कैसे और क्या समन्वय किया जाता है, इनमें समन्वय होता है। शिक्षक अपने पूर्व अनुभवों तथा पूर्व अर्जित ज्ञान के द्वारा छात्रों को नया ज्ञान प्रदान करता है। छात्रों के भावी जीवन का निर्माण उसी के आधार पर होता है। इसलिए कहा भी गया है उपनिषद में, सत्यम ज्ञानम। उपनिषद में क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंत 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 है ना, अनंत ब्रह्मम। अर्थात इनके द्वारा शिक्षा को आत्मज्ञान व ब्रह्मज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया कहा गया है। ये सब बातें इसमें आती है। अब अपन आगे चलते हैं और मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में अपन पढ़ते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र, मनोविज्ञान के जो क्षेत्र है सामान्यतः यहाँ पर अपन चर्चा कर लेते हैं। पहला है सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान। दूसरा है असामान्य
मनोविज्ञान। तीसरा है विकासात्मक मनोविज्ञान। चौथा है बाल मनोविज्ञान। पांचवा है किशोर मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में बता रहा हूँ आपको। छठवा जो है पशु मनोविज्ञान। सातवां समाज मनोविज्ञान। आठवां मनोविश्लेषणात्मक है वैसे मनोविज्ञान। मनोभौतिक मनोविज्ञान। और अंत में है शिक्षा मनोविज्ञान। हमारे मनोवैज्ञानिकों अंतर्गत जे.पी. गिलफोर्ड जो बहुत ही अच्छे वो माने जाते हैं मनोवैज्ञानिक, जे.पी. गिलफोर्ड, इन्होंने भी मनोविज्ञान के क्षेत्र बताए हैं। इनके अनुसार जे.पी. गिलफोर्ड के बताए अनुसार क्षेत्र जो है वो निम्न प्रकार से हैं। इन्होंने दो प्रकार से बताए हैं। इन्होंने दो प्रकार से बताए हैं, सामान्य मनोविज्ञान और व्यावहारिक मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान में सैद्धांतिक जिसको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान भी कहते हैं, सैद्धांतिक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान पहला, और दूसरा शरीर शास्त्रीय मनोविज्ञान की चर्चा की है। व्यवहारिक मनोविज्ञान के अंतर्गत निदानात्मक मनोविज्ञान, व्यावसायिक मनोविज्ञान, तीसरा प्रबंधात्मक मनोविज्ञान, चौथा अभियांत्रिकी जिसको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बोलते हैं मनोविज्ञान, और पांचवा जो है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की जो बात है प्राचीन काल से चली आ रही है, जैसे ये दर्शन शास्त्र से अलग हुआ है, यहाँ पर भी शिक्षा मनोविज्ञान है और यहाँ पर भी शिक्षा मनोविज्ञान है, जिसके बारे में समय समय पर चर्चा होती जाती है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत ही अमूल्य योगदान है। थोड़ा सा इसके बारे में अपन जान लेते हैं। मनोविज्ञान विश्व के ज्ञान भंडार में आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा अपरिहार्य विज्ञान समझा जाता है। इसका मुख्य कारण है इसका व्यवहारिक होना। इसके सिद्धांतों का पालन करके
मनुष्य तथा समाज दोनों को ही सुखी बनाने में इसका सहयोग प्रशंसनीय रहा है। मनोविज्ञान के इन क्षेत्रों में, जो भी ये क्षेत्र यहाँ पर बताए गए हैं, मनोविज्ञान के इन क्षेत्रों में शिक्षा मनोविज्ञान व्यावसायिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्र बालक तथा मनुष्य के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करना है तथा उसको दिशा निर्देश देना है। मनोविज्ञान ने शिक्षक तथा शिक्षा के विकास में अत्यधिक सहयोग आज तक दिया है। मानव व्यवहार को समझने के लिए नई अवधारणाएं भी दी है और उसमें संशोधन के लिए नई विधियों प्रविधियों को भी विकसित किया है। अधिगम, स्मृति, चिंतन, तर्क, प्रेरणा, प्रोत्साहन आदि मनोविज्ञान के तत्वों का बालक के विकास में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र विस्तृत है। यह एक और विधायक विज्ञान है तो दूसरी ओर मानव विज्ञान की श्रेणी में भी आता है। अब अपन इसके आगे चलते हैं। मनोविज्ञान की प्रकृति व स्वरूप। मनोविज्ञान की अगले पृष्ठ पे अपन चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है ना, नेचर एंड स्कोप जिसको कहते हैं, प्रकृति है या इसके स्वरूप है, इस पर भी अपन चर्चा आज करते हैं। विद्वानों ने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को वैज्ञानिक माना है। वैज्ञानिक क्योंकि इसको क्या करते हैं, तथ्यों को उस पर कई परीक्षणों पर उसको जांचते हैं, इसलिए इसको वैज्ञानिक माना है। क्योंकि जिस तरह विज्ञान में तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, उनका परीक्षण कर निष्कर्ष निकाला जाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान में भी शिक्षक कक्षा की किसी एक समस्या का अध्ययन और संश्लेषण करता है और उस समस्या के निराकरण हेतु उपाय भी निर्धारित करता है। इस प्रकार अपनी खोजों में वैज्ञानिक विधियों प्रविधियों है ना या तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है और उन विधियों प्रविधियों का प्रयोग करने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। यह शिक्षा मनोविज्ञान क्या आता है, विज्ञान की श्रेणी में आता है। इसके लिए जेपी गिलफोर्ड ने कहा है कि जेपी गिलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अपनी खोज के प्रमुख उपकरणों के रूप में विज्ञान की विधियों प्रविधियों का प्रयोग करता है। अतः स्पष्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक स्पष्ट विज्ञान है
जो वैज्ञानिक विधियों द्वारा शिक्षा की समस्याओं को हल करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। तो क्षेत्र क्या हो गया? स्कोप हो गया, स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है। तो अमेरिका की वैज्ञानिक परिषद द्वारा बताए गए क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसमें 4 बातें हैं। अमेरिका की विज्ञान परिषद, इन्होंने क्षेत्र बताए हैं। दूसरा, कौन कौन से क्षेत्र बताए हैं? गैरीसन द्वारा बताए गए विषय क्षेत्र भी अपने पास में है, जो अपन बात करेंगे। यहाँ पर अपन बता देते हैं कि गैरीसन ने कौन कौन से बताए हैं। गैरीसन द्वारा बताए गए विषय क्षेत्र। सबसे पहले अमेरिका की वैज्ञानिक परिषद द्वारा बताए गए क्षेत्रों की अपन बात करते हैं। इन्होंने कहा है, पहला, मानव विकास का अध्ययन। मानव विकास का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसमें वंशानुक्रम, वातावरण, व्यक्ति की सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास, व्यक्तिगत भेद, अनेक प्रकार की विभिन्नताएं व विविधताएं आदि का अध्ययन भी किया जाता है। दूसरी बात इन्होंने कही है, अधिगम का अध्ययन। सीखना, अध्ययन है ना। इसमें बालक बालिकाओं के सीखने की अनेक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिससे पता चलता है कि बालक की बुद्धि लब्धि, रुचि, रुझान, वृत्ति कहाँ तक प्रभावी होती है। व्यक्ति व समायोजन का अध्ययन। व्यक्ति और समायोजन का अध्ययन। व्यक्ति और समायोजन के अध्ययन में छात्रों और अध्यापकों के वैयक्तिक और उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व मापन जैसी समस्याओं की समाधान का अध्ययन भी किया जाता है। और अंत में है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मापन व मूल्यांकन। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत मापन व मूल्यांकन के सिद्धांत व उसका मापन तथा अधिगम अर्थात सीखने का जो मापन किया जाता है वो इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। समग्र रूप से जब मापन हो जाती है तो तब मूल्यों की जांच भी की जाती है। बालक बालिकाओं के वर्तमान में समग्र जो बालक बालिका के मूल्यांकन में समग्रता की बात कर रहे हैं, तो समग्र रूप से जब उसकी मूल्यांकन करते हैं तो उसके CCE पैटर्न से उसकी मूल्यांकन की जांच की जाती है और बालक बालिकाओं के सद्गुणों की पहचान करके भविष्य में उन्हें अपने क्षेत्र में उतारा जाता है। 5वां जो है, अध्ययन विधियाँ।
शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षण की विधियाँ, प्रविधियों की उपयुक्तता व अनुपयुक्तता का अध्ययन किया जाता है ना। तो कौन कौन सी विधियाँ उपयुक्त है, कौन कौन सी विधियाँ अनुपयुक्त है ना, कौन कौन सी तकनीक का उपयोग करने पर, जैसे वर्तमान युग में कोरोना काल के दौरान कंप्यूटर का जो भूमिका है वो इसमें महत्वपूर्ण हो गई है, परंतु कंप्यूटर को किस तरह से सामान्य जन तक पहुंचाया जाए और सामान्य जन के जो बालक बालिकाएं हैं उनको इसके माध्यम से शिक्षा दी जाए, कंप्यूटर के जो दुष्परिणाम हैं वो कम से कम पड़े, इस पर भी अपन अध्ययन कर रहे हैं। गैरिसन द्वारा जो बताए गए बातें हैं वह भी इस प्रकार है। गैरिसन ने बताया है, पहला, बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन करना, अर्थात जब उसकी पहचान होती है तो प्रत्येक बालक में कोई ना कोई योग्यता अवश्य होती है। उन शिक्षा मनोविज्ञान उस योग्यताओं को पहचान करके उस विशेष योग्यता के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध करता है। दूसरा, बालक बालिकाओं की रुचियों व अरुचियों का अध्ययन करता है। जब बालक बालिकाओं को जब शोध व रिसर्च के कार्य किए जाते हैं तो उसमें बालक का जो इंटरेस्ट है, किस विषय में अधिक है और किस विषय में कम है, इन सब बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तीसरा, बालक बालिकाओं के वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करना, वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करना। आपने देखा होगा गैरिसन महोदय ने कहा है कि जब किसी बालक बालिका को या व्यक्ति को जानना है तो उसकी परिवार की स्थिति को जानना बहुत ही आवश्यकता होती है। तो जब परिवार को जानने की बात आती है तो उसमें वंशानुक्रम सर्वप्रथम होता है, फिर वंशानुक्रम के बाद में वो किस परिवेश, वातावरण, परिस्थितियों में पला बड़ा है उसका अध्ययन वहाँ पर किया जाता है और उसमें अधिक से अधिक सुधार की अपेक्षा या गुंजाइश रहती है। अगला जो है, बालक की प्रेरणाओं में मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन, है ना, मूल प्रवृत्तियाँ, ये भी मनोविज्ञान के द्वारा क्या है, मूल प्रवृत्तियों की पहचान करके उसका अध्ययन किया जाता है। तो मूल प्रवृत्तियों में बहुत सारी जो प्रवृत्तियाँ आती है उसमें सुधार ला करके सही दिशा में उसे मार्गांतरण किया जाता है। बालक की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना। आपने देखा होगा कि जब स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है तो आपकी शारीरिक क्या है, रचना, शारीरिक जो क्षमताएं हैं उसको भी लिखा जाता है कि शारीरिक रूप से आप कहीं मतलब कमज़ोर तो नहीं हैं, मानसिक रूप से तो कहीं आप कमज़ोर तो नहीं हैं, है ना। इसी प्रकार जब आपका कक्षा में पढ़ाते हैं तो संवेग, है ना, संवेगात्मक, जिसको भावात्मक भी कहते हैं, इसमें भावना प्रदान होती है। तो जब एक टीचर जब व्यवहार करता है बालक बालिकाओं से तो अनेक प्रकार की जो भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो जिस तरह का बालक होता है उससे उसका व्यवहार करने में उसको शिक्षा मनोविज्ञान सहयोगी करता है। व्यक्तिगत बालक बालिकाओं की व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन, बालक बालिकाओं की व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है वो, क्योंकि प्रत्येक बालक बालिका दूसरे बालक बालिका से अनेक प्रकार से विविधताएं लिए हुए होता है, अनेक प्रकार की जो भिन्नताएं होती है वो उसमें होती है। इसी में अगला है, अपराधी, असाधारण और मानसिक रोगों से ग्रस्त बालकों का अध्ययन करना। मानसिक रोग, कक्षा में अनेक प्रकार के व्यक्तिगत भिन्नता के कारण बालक बालिकाएं होते हैं, उनमें कई प्रकार के जो मानसिक रोग होते हैं वो भी शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से, काउंसलिंग एंड गाइडेंस जो आजकल होता है उसके माध्यम से उनको पकड़ा जाता है और उन प्रवृत्तियों के उस प्रकार के जो प्रवृत्ति वाले जो बालक बालिकाएं हैं, जैसे चोरी करना, बाल अपराध करना, है ना, और अनुशासनहीनता की बात आती है, उनको पकड़ करके उसका निदान करने के अध्ययन भी इस शिक्षा मनोविज्ञान में होता है।
सीखने की क्रियाओं का अध्ययन। सीखने की क्रियाओं का अध्ययन। पाठ्य सामग्री को अधिक से अधिक कम समय में कैसे सीखा जाए, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है ताकि वो बहुत ही उपयोगी हो हमारे लिए। अगला है इसमें शिक्षण विधियों की उपयोगिता व अनुपयोगिता का अध्ययन। यहाँ अपन आ जाते हैं शिक्षण विधियाँ, विधि व प्रविधि। शिक्षा को अधिक से अधिक सुगम, सरल व उपयोगी बनाने के लिए शिक्षण विधि व प्रविधि का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो अनुपयुक्त जो विधियाँ व प्रविधियाँ होती है उसे हटा करके नवीन जो पद्धतियाँ हैं उसे समाहित किया जाता है। अनुशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन। अनुशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। विद्यालय में बहुत सारी जो अनुशासन संबंधी समस्याएं होती है उनका पता लगाया जाता है कि वो बालक व बालिका किस पृष्ठभूमि से आते हैं, और बालक बालिका जिस पृष्ठभूमि से आते हैं उनकी पृष्ठभूमि के अनुसार कौन सी समस्या है, क्या उनका मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है या पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, अमुक बालक बालिका कक्षा कक्षा में नहीं पढ़ते हैं तो उनके पीछे क्या कारण रहा है, वे अनुशासनहीनता क्यों करते हैं, बाल अपराध क्यों करते हैं, इत्यादि अनुशासन संबंधी समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और पाठ्यक्रम निर्माण में या से संबंधित अध्ययन। जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो अनेक प्रकार की समस्याओं को ध्यान में रखा जाता है। जब पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं बालक बालिकाओं के स्तर को ध्यान में रखा जाता है, क्षेत्रीयता का ध्यान रखा जाता है, और जो पिछले पाठ्यक्रम में जो समस्या आई है उन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए अगला पाठ्यक्रम बनाया जाता है। निष्कर्षतः इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा नई होते हुए भी इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। अनुसंधानों के द्वारा इसके क्षेत्र की और भी विस्तृत अनुसंधानों के द्वारा इसके क्षेत्र को और भी विस्तृत किया जा रहा है, क्योंकि अनुसंधान और शोध में कई प्रकार की जो नवीन बातें आती है उन नवीन बातों को शोध व अनुसंधान द्वारा उसका कार्य किया जाता है और उसे निराकरण की ओर लिया जाता है। अब हम आगे चलेंगे। शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध। शिक्षा व मनोविज्ञान में क्या संबंध है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संबंध बोल लीजिए या महत्व भी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व या रोल योगदान भी आप अगर आए तो इसी प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं शिक्षा व मनोविज्ञान के संबंध में। शिक्षा जो बात है अपने आप में जो शब्दों की जो व्याख्या हुई है वो पूर्व में हो चुकी है, तो हम इससे आगे चलते हैं। शिक्षा व मनोविज्ञान के संबंध में कुछ कहना है, मतलब या कहना चाह रहे हैं शिक्षा और मनोविज्ञान में, शिक्षा में इसकी महत्वपूर्ण व अहम भूमिका रही है। इसके द्वारा ही शिक्षा में सैद्धांतिक और व्यवहारिक परिवर्तन हुए हैं। मनोविज्ञान ने शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र पर प्रभाव डाला है। जैसे पहला, बालक का महत्व। अब शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया गया है और माना जा रहा है कि शिक्षा बालक के लिए बहुत ही उपयोगी है।
और बालक ही नहीं, बालक शिक्षा के लिए है। अर्थात इसमें यह क्वेश्चन आ रहा है कि शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। तो यहाँ पर बालक का अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा की जो बात है वो मनोविज्ञान के कारण यहाँ पर अपने पास में आई है। पहले क्या था, अध्यापक केंद्रित शिक्षा की बात करते थे, जो यहाँ पर इन्होंने जब शोध में ये बात आई तो उसको यहाँ पर आया है। बालकों की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। मनोविज्ञान ने स्पष्ट कर दिया है कि बालक बालिका ज्यों-ज्यों बड़े होते हैं उसकी रुचियाँ, आवश्यकताएं, योग्यताएं, वृत्तियाँ बदलती रहती है। अतः उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए, जो मनोविज्ञान की देन है। इसी में तीसरा अपन आगे बढ़ते हैं, शिक्षण विधियों में परिवर्तन। पहले बालकों को विषय को रटाया जाता था, लेकिन मनोविज्ञान ने रटने की इस विधि को गलत बताया तथा मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों की शुरुआत हुई, जैसे कुछ करके सीखना, है ना, खेल खेल में शिक्षा, और भी कई विधियों का निर्माण हुआ, उसके द्वारा सीखने पर जोर दिया गया। ठीक है, अगला चौथा जो है आपका व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान रखना। मनोविज्ञान ने स्पष्ट किया कि बालकों की रुचियों, सुझावों, क्षमताओं और योग्यताओं में अंतर होता है। यदि सभी को समान शिक्षा न देकर व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा दी जाए तो प्रत्येक व्यक्ति का विकास बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर ये बात अपन ने व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने वाली बात की है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से अनेक प्रकार की विविधताएं और विभिन्नताएं लिए हुए होता है। उन यदि विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाएगा तो जरूर ही उसकी शिक्षा को बालक की रुचियों व मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान। मनोविज्ञान ने माना है कि बालक मूल प्रवृत्तियों के आधार पर अभिप्रेरित होता है और उसमें रुचि भी बढ़ने लगती है। आपने देखा होगा कि रुचियों प्रत्येक बालक बालिकाओं की व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर उनकी जो रुचियां हैं वो भिन्नता लिए हुए होती हैं, और उनकी जो मूल प्रवृत्ति होती है, अर्थात वो किस परिपेश से आता है, उसका ध्यान रखा जाता है। अगला है पाठ्यक्रम में सुधार। पहले पाठ्यक्रम के सभी विषय सभी बालकों को अनिवार्य रूप से पढ़ने पड़ते थे। मनोविज्ञान ने इसे गलत बताया तथा कहा कि बालकों की आयु, मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता व शारीरिक क्षमता और उनकी रुचि को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। तो अभी वर्तमान युग में इन सब बातों को ध्यान रखते हुए 6वीं 7वीं 8वीं से लेकर के जो भी है 10वीं 12वीं तक का जो पाठ्यक्रम होता है उसमें दिनों दिन सुधार आ रहा है। अनुशासन की नई विधियां।
किसकी है? अनुशासन की। पहले दंड पर आधारित अनुशासन प्रधानता लिए हुए था, अर्थात दंड पर आधारित अनुशासन की प्रधानता थी, लेकिन मनोविज्ञान ने सिद्ध किया कि इस प्रकार के अनुशासन से बालक बालिकाओं का विकास अवरुद्ध होता है। अतः प्रेम, सहानुभूति, है ना, प्रशंसा, पुरस्कार पर आधारित अनुशासन विधि को अपनाते हुए अनुशासनहीनता के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने के उपाय हमें करने चाहिए। वो इसके अंतर्गत आता है ना, प्रेम, सहानुभूति, ये 7वां बिंदु है आपका, प्रेम, सहानुभूति, प्रशंसा इत्यादि से। अगला जो है पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर बल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाठ्य, 8वां बिंदु है आपका, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, क्रियाओं पर बल दिया गया। मनोविज्ञान ने स्पष्ट किया है कि बालकों की थकान, है ना, थकान, अवधान मतलब रुकावट, विश्राम, का ध्यान रखकर समय सारणी में उसे स्थान देना चाहिए। इसमें कठिन विषय पहले और सरल विषय बाद में रखे जाने चाहिए। इसी में आगे शिक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, 9वां जो है आपका, शिक्षा उद्देश्यों में सहायक। शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं वो उद्देश्य यूं ही नहीं होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तो उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो विद्यालय द्वारा जो बताए गए हैं और पाठ्यक्रम में निर्मित किए हुए हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति शिक्षा के उद्देश्यों के माध्यम से होती है। ये उद्देश्यों की प्राप्ति जब ही होगी जब उन पाठ को सही शिक्षण विधियों, प्रविधियों और उनके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है, तो शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। अगला जो है आपका 10वां, मूल्यांकन की नई विधियां। नई विधियां, मनोविज्ञान ने बुद्धि परीक्षा, व्यक्तिगत परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, उपलब्धि परीक्षा, है ना, आदि नई मूल्यांकन विधियों का निर्माण किया है। यदि कोई मूल्यांकन की जब नई मापन व मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों की पहचान होती है। जब छात्रों की पहचान होती है तो उसके समग्र विकास की ओर उसका दृष्टिकोण रखा जाता है, जिसे अपन CCE पैटर्न करते हैं, जिसमें ग्रेडिंग के माध्यम से क्या करते हैं, सभी बालक बालिकाओं को अधिक से अधिक उस विषय में निपुणता बनाने का प्रयास करते हैं। नए ज्ञान का आधारभूत ज्ञान, 11वां जो है आपका अंतिम है, लास्ट है, नए ज्ञान का आधारभूत ज्ञान। बालक बालिकाओं को दिए जाने वाले नवीन या नए ज्ञान को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि उससे बालक बालिकाओं का जो स्तर है उससे मालूम चलता है। यदि हम कोई पाठ पढ़ाते हैं तो जब उसमें कोई नवीन बात आती है या नई बात आती है, परंतु उसमें आधारभूत ज्ञान जो है ना, वो पूर्व ज्ञान जो बालक बालिका को कितना है उसको जांच करके ही हमें पढ़ना चाहिए। इसके लिए मनोविज्ञान क्या है, बहुत ही सहायता करता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि स्पष्ट है कि शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र पर मनोविज्ञान का प्रभाव पड़ा है। अतः मनोविज्ञान और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है। मनोविज्ञान और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है। इसके लिए निम्न परिभाषाएं भी है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत मनोविज्ञान है।
मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। दूसरा, शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। ये दोनों ही मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं बहुत अच्छी है। पहली जो है वो स्किनर महोदय की ने दी हुई है, और दूसरी जो है आपके बी एन झा भारतीय मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने दी हुई है इसके संबंध शिक्षा व मनोविज्ञान के संदर्भ में। तो आज हम यहीं पर ही इसका समाप्त करते हैं। यदि कोई आपको कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप शनिवार के दिन 12 से 2 के बीच आकर के महाविद्यालय में इसका निदान कर सकते हैं। और मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।